हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएससी स्टूडेंट की जो कि नर्सिंग में बीएससी करते हैं। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग। और उनके लिए हम ये बात करेंगे क्योंकि इसके लिए रिक्वायरमेंट मुझे काफी समय से आ रही थी वाया कमेंट बॉक्स भी। और बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट मुझसे पूछना चाहते थे कि सर आफ्टर बीएससी नर्सिंग हमारा फार्मा सेक्टर में क्या भविष्य है, हमको वहां पर क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कशन करेंगे। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे, बट इसको मैं सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा कि फार्मा सेक्टर के अंदर बीएससी जो कि नर्सिंग के अंदर करते हैं स्टूडेंट, मतलब बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पास आउट होते हैं, उनके लिए फार्मा सेक्टर के अंदर क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को फार्मा सेक्टर के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा मिलती है वो मिलती है क्लिनिकल्स के अंदर, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स जो हम परफॉर्म करते हैं किसी भी नई ड्रग के। तो वहां पर सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीएससी नर्सिंग होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ कि किन पोस्ट में इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जाता है। तो जो पहली पोस्ट होती है वो होती है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है सीआरसी। इनका काम होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स जब ऑपरेट किए जाते हैं, जब परफॉर्म किए जाते हैं ना, तो प्रत्येक दिन हर दिन ये हर चीज को ऑपरेट करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं और उसको प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं। जैसे पेशेंट्स को रिक्रूट करना, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो भी पेशेंट रिक्रूट होंगे तो उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप करना, उनका पूरा डाटा कलेक्ट करना, ये सारा काम भी यही लोग करते हैं। साथ ही साथ जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उस गाइडलाइन को समझना, उस रेगुलेशंस को समझना और उसके हिसाब से ही क्लिनिकल ट्रायल्स को ऑपरेट करना, ये सारा काम कौन करते हैं? क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको? सीआरसी। चलिए अब हम अगली बात करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च के अंदर जो अगली पोस्ट होती है वो होती है सीआरए। इसका फुल फॉर्म होता है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स। इनका काम होता है बेसिकली मॉनिटर करने का। इनका यही काम होगा कि जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स ऑपरेट हो रहे हैं ना, उसको प्रॉपर वे में चेक करना कि क्लिनिकल जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो प्रॉपर रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं गाइडलाइंस के अंदर उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर एक से ज्यादा जगह पे अगर क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म हो रहे होते हैं तो ये हर जगह जाके जाते हैं, वहां पर यही सारी चीजें चेक करते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो हो रहे हैं वो प्रॉपर सही तरीके से प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यही इनका काम होता है। और जो नेक्स्ट पोस्ट होती है ये होती है क्लिनिकल डाटा मैनेजर। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या करना है, आपको डाटा को मैनेज करना है। क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जितने भी डाटा मिलते हैं, उनको प्रॉपर वे में आपको मैनेज करना होता है, उनकी फाइलिंग करनी होती है, प्रॉपर वे में उनको डॉक्यूमेंटेड करना होता है। साथ ही साथ इन डॉक्यूमेंट्स को ऑपरेट करते हुए आपको ये भी चेक करना होता है कि डाटा किस तरीके से आ रहे हैं, सही डाटा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहे हैं। अगर डाटा के अंदर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो आपको उसको तुरंत रिपोर्ट करना होता है, जिससे कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स को बंद कर सके और उसको हो सकता है कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, उससे बचने के लिए आपको रिजल्ट को देखते हुए ही क्लिनिकल ट्रायल्स को आगे बढ़ाना होता है। तो ये काम जो होता है वो क्लिनिकल डाटा मैनेजर का ही होता है कि वो सारे डाटा को प्रॉपर वे में चेक करता है और अगर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, कोई कमी पेशी दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर वो तुरंत ऊपर जो उनके सीनियर्स होते हैं उनको वो रिपोर्ट करते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट होता है जिसमें बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जाता है वो डिपार्टमेंट होता है मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट। यहाँ पर भी दो पोस्ट होती है, तो चलिए हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो पहली पोस्ट होती है वो होती है मेडिकल साइंस लीजियन। जी हाँ, मेडिकल साइंस लीजियन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है MSL। इनका बेसिकली काम होता है, ये बेसिकली मार्केटिंग के अंतर्गत काम करने वाला डिपार्टमेंट होता है। इनका बेसिक वर्क होता है कि फार्मा इंडस्ट्री अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसको प्रोवाइड कराते हैं? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड कराते हैं, मतलब डॉक्टर्स को करवाते हैं। ये एक तरीके से फार्मा इंडस्ट्री और डॉक्टर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी, उसका क्या इफेक्ट है, वो दूसरे प्रोडक्ट से क्यों बेहतर है, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, ये सारी जानकारी जो है वो डॉक्टर्स तक कौन पहुंचाते हैं? MSL एजेंट्स पहुंचाते हैं। इसी में जो अगली पोस्ट होती है वो होती है मेडिकल इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। इनका काम होता है कि जब भी फार्मा इंडस्ट्री कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस है या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पेशेंट तक पहुंचनी चाहिए, डॉक्टर्स तक पहुंचनी चाहिए, साथ ही साथ जो इंटरनल टीम है उनको भी पता होनी चाहिए, ये सारी जानकारी जो है वो इनके द्वारा ही सर्कुलेट की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ये भी मार्केटिंग टीम का ही एक हिस्सा होते हैं। बट इनको प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक्यूरेट जानकारी, सही जानकारी जो है वो डॉक्टर्स तक, पेशेंट तक और इंटरनल टीम तक पहुंचानी होती है, जिससे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो ना आए,
क्योंकि रीज़न यही होता है कि अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट के हमको एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट देखने को मिले। तो ये सारी जवाबदारी किसकी होती है? मेडिकल इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट की। तो चलिए हम अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अगला डिपार्टमेंट है रेगुलेटरी अफेयर। इसमें भी बेसिकली 2 पोस्ट होती है जो कि बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है। जो पहली पोस्ट होती है वो होती है रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट। इनका काम ये होता है कि प्रॉपर इनका डॉक्यूमेंटेशन करने का काम होता है कि जब भी किसी फार्मा कंपनी को अपना प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री में सप्लाई करना होता है या सेल करना होता है तो उस कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी से उनको परमिशन चाहिए होती है। तो रेगुलेटरी बॉडीज की सारी गाइडलाइन को समझना, उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, साथ ही साथ इंडस्ट्री को भी उसके हिसाब से तैयार करना, और इंडस्ट्री के जो दूसरे लोग हैं जो, क्योंकि क्या होगा कि जब आप कभी भी किसी कंट्री से अपना प्रोडक्ट उस कंट्री में बेचने की परमिशन मांगेंगे तो उस कंट्री के लोग जो होंगे वो एज ए ऑडिटर आपकी कंपनी को चेकिंग करने के लिए आते हैं। तो सारी प्रोडक्शन हो या क्यूसी हो या जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, वो आपको उस कंट्री की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी गाइडलाइन के हिसाब से बनाने होते हैं, प्रिपेयर करने होते हैं। और इसको सारा काम कौन करते हैं? रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट का ही ये सारा काम होता है कि वो प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। किसके हिसाब से बनाते हैं? उस कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी की गाइडलाइन के हिसाब से। साथ ही साथ उस रेगुलेटरी बॉडी की जो गाइडलाइन है वो क्या कह रही है प्रोडक्शन के लिए, क्यूसी के लिए, वहाँ पर क्या वर्किंग कल्चर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रेगुलेटरी गाइडलाइन, उनको वो सारी चीज़ें जो सर्कुलेट करने का काम भी जो होता है वो इन्हीं लोगों का होता है। ठीक होगी बात? तो ये काम होता है रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट का। चलिए अब अगली पोस्ट के ऊपर बात करते हैं। अगली पोस्ट होती है कंप्लायंस ऑफिसर। देखिए नाम से पता चल रहा है ये कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं। इनका काम बेसिकली यही होता है कि फार्मा कंपनी के अंदर जितना भी काम चल रहा है वो प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो भी जिस भी रेगुलेटरी बॉडी, जिस भी कंट्री के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप यूएसए के लिए बना रहे हैं तो आपको यूएस एफडीए को फॉलो करना होगा। अगर आप ब्रिटेन के लिए बना रहे हैं तो आपको MHRA को फॉलो करना होगा। अगर आप ब्राज़ील के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको एनवीसा के हिसाब से ही उनकी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। ये सभी क्या है? ये उन सभी पर्टिकुलर कंट्रीज की रेगुलेटरी बॉडीज हैं और इन्हीं के हिसाब से आपको उस कंट्री के लिए प्रोडक्ट बनाना होता है जो गाइडलाइन के अंदर वो बोलते हैं। तो ये सारा काम कि प्रॉपर वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिस कंट्री के लिए प्रोडक्ट बन रहा है उस कंट्री की गाइडलाइन के हिसाब से, उस कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी की गाइडलाइन के हिसाब से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये सारा चेक करने का काम किसका होता है? कंप्लायंस ऑफिसर का काम होता है। जो अगला डिपार्टमेंट होता है बेसिकली ये फार्मा इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं काम करते हैं, ये न्यूट्रल होकर काम करते हैं, मतलब सेपरेटली काम करते हैं। और ये डिपार्टमेंट होता है फार्माकोविजिलेंस सेफ्टी। तो देखिए इसमें एक जॉब होती है फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट्स। देखिए मैंने आपको बता दिया ये इंडस्ट्री के अंतर्गत भी काम कर सकते हैं और बाहर रह के भी कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें अभी इंडस्ट्री के अंदर भी कई लोग काम कर रहे हैं, बट अभी का जो कल्चर आ रहा है वो ऐसा है कि लोगों ने बाहर ही फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड कंपनी स्टैब्लिश कर दी है और वो फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं और फार्मा इंडस्ट्री को उसके लिए वो चार्ज करते हैं। इनका बेसिक काम क्या है इसको समझ लेते हैं। फार्माकोविजिलेंस स्टडी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है कंपनी के द्वारा तो वो मार्केट के अंदर आता है। अब मार्केट के अंदर जब वो आता है तो आप कंपनी के पास क्या होता है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट से रिलेटेड केवल उसके साइड इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ड्रग के एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड उसके पास भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। एडवर्स इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई ड्रग 2 महीने से ज़्यादा यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली तो आपको ड्रग के एडवर्स इफेक्ट आपको दिखाई देने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एडवर्स इफेक्ट का तभी पता चलता है जब प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाता है और वो कंटिन्यूसली यूज़ होता है। मतलब अगर कोई पेशेंट उस प्रोडक्ट को, उस दवाई को 2 महीने तक डायरेक्ट ले रहा है या उससे ज़्यादा समय तक ले रहा है तो उसके शरीर में उसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस सारे एडवर्स इफेक्ट का पता जो है वो कंपनी किस तरह लगाती है और इसी एडवर्स इफेक्ट को या इसी एडवर्स इफेक्ट के पता लगाने की प्रोसेस को ही बोला जाता है फार्माकोविजिलेंस स्टडी। तो कंपनीज क्या करती है कि इस तरह की कंपनीज को हायर करती है, वो उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एडवर्स इफेक्ट मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी तक पहुंचाती है। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि ये जो एडवर्स इफेक्ट है ये नॉर्मल है और ये आएंगे ही आएंगे और इससे पेशेंट की जान को कोई खतरा नहीं है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यू करती है। बट अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि ये जो एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं ये काफ़ी खतरनाक है, इससे पेशेंट की जान भी आ सकती है, उसको कोई हार्म पहुंच सकता है, तो जो कंपनी होगी वो अपने प्रोडक्ट को वापस कंपनी में बुला लेगी, मतलब रिटर्न करवा लेगी। तो ये काम होता है किसका होता है? फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट्स का। और आज के समय में काफ़ी और इसमें ज़्यादातर लोग कौन काम करते हैं? आपके फार्मा से रिलेटेड तो लोग काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ नर्सिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग भी इस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं एज ए फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट की तरह। उसके अलावा एक और पोस्ट होती है वो होती है ड्रग सेफ्टी ऑफिसर की। बेसिकली इनका काम यही होता है कि जो भी ड्रग इंडस्ट्री के अंदर बन रही है उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना कि ड्रग के अंदर किस टाइप के साइड इफेक्ट तो नहीं है,
किसी तरह के देखिए एडवर्स इफेक्ट का पता, तो मैं जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब कंपनी मार्केट में जाएगी 2 महीने तक सेल होगी, 2 महीने 6 महीने, ऐसा नहीं है 2 महीने में आपको एडवर्स इफेक्ट पता चल जाएगा। ये कई बार 6 महीने बाद पता चलता है, कई बार 1 साल बाद पता चलता है, बट 2 महीने से ज़्यादा ही जब आप किसी ड्रग को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तभी ड्रग के इफेक्ट जो होते हैं वो एडवर्स इफेक्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ जो सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर होते हैं ये इंश्योर करता है कि हमारी जो ड्रग है वो बिल्कुल सेफ है, किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं शो कर रही है, किसी तरह के एडवर्स इफेक्ट शो नहीं कर रही है। और ये काम किसका होता है? ड्रग सेफ्टी ऑफिसर्स का होता है। अगला जो डिपार्टमेंट होता है, ये डिपार्टमेंट अपने आप में यूनिवर्सल डिपार्टमेंट है, सभी कैटेगरी के लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। मतलब साइंस से रिलेटेड अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो भी आ सकते हैं। ये डिपार्टमेंट है सेल्स, और इसमें पहली पोस्ट होती है फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, जिसे हम MRP बोलते हैं। इनका काम बस यही होता है कि जब भी कंपनी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जानकारी डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराना, हेल्थ प्रोफेशनल्स को देना, पेशेंट्स को देना, और जानकारी के साथ में कंपनी की सेल की भी ग्रोथ कराना। ये भी आपको कंपनी को बताना पड़ता है कि अगर प्रोडक्ट की सेल रुक रही है, कम हो रही है, तो उसका रीज़न क्या है, प्रोडक्ट के अंदर हमको क्या चेंजेस करने चाहिए, कॉस्ट वाइज भी। अगर प्रोडक्ट, यहाँ तक कि अगर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, गलत इफेक्ट शो करता है, किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो सेल्स टीम को ही करते हैं, और सेल्स टीम फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी तक पहुंचाती है। फार्मास्यूटिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव का ज़्यादा मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं कि इनका क्या काम होता है, सैलरी स्केल क्या होती है, उनका पूरा वर्किंग कल्चर, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो इसके ऊपर मेरी पहले से एक सीरीज़ आ चुकी है। उस सीरीज़ को देख के आप मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया है। अगला जो पोस्ट होती है, अगला डिपार्टमेंट होता है, ये भी फार्मा इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है। ये ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं और ये मिलेंगे आपको, और इस डिपार्टमेंट को बोला जाता है पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम। जी हाँ, पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम इनका काम होता है। पेशेंट एजुकेटर, पेशेंट्स को एजुकेट करना, ड्रग से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन देना कि उनको ड्रग कैसे लेनी चाहिए, अगर वो ड्रग को सही तरीके से नहीं लेंगे तो उनको किस तरीके के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और ड्रग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देना, ये सारा काम किसका होता है? पेशेंट एजुकेटर का होता है। उसके अलावा इनके ऊपर भी एक लोग होते हैं, उनको बोलते हैं हम पेशेंट सपोर्ट कोऑर्डिनेटर। इनका काम यही होता है कि ये प्रॉपर वे में पेशेंट्स को मैनेज करते हैं, पेशेंट को हमको कैसे एजुकेट करना है इसका पूरा प्लान तैयार करते हैं, क्या क्या जानकारी हमको पेशेंट्स को देनी है उसके बारे में जो उनके नीचे काम करते हैं जितने भी एजुकेटर्स होते हैं उन लोगों को ये सारी जानकारी देते हैं। और पेशेंट को क्या प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप पेशेंट का एजुकेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं तो उनका क्या टाइमिंग होगी, उनका शेड्यूलिंग क्या होगी, सही तरीके से आप पेशेंट को एजुकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यही लोग मॉनिटर करते हैं।